तो क्या सिस्टम आपको काम करने देता है या रोकता है? कि मैं आपको कोर्ट में बता चुका हूँ कि सिस्टम में जैसे हम लोग पॉलिटिक्स में है, सभा की राजनीति करते हैं यहाँ पे, तो साकेत का चुनाव यहाँ पे साकेत युवा राजनीति में कैसे आएगा? जब तक यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होगा, नए नेता नहीं निकल के आएंगे, तब तक युवा राजनीति में कैसे आएगा? जैसे ही लोग कोई प्रकार का कोई भी गतिविधि करते हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए कोई प्रोटेक्ट करना हुआ, हम लोग प्रोटेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे प्रशासन द्वारा वहाँ भीड़ लगा, प्रशासन द्वारा या तो हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है हम लोग को, या तो जहाँ पे हम लोग धरना देंगे वहाँ पे पुलिस अति BSF मतलब ये समझिए CRPF तक लगा के ये लोग हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। काफ़ी प्रशासन द्वारा भी, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी करने का काम करते हैं ये लोग। तो ऐसे युवा डर जाता है। युवा एक्चुअली पढ़ने के लिए घर से भेजा जाता है, तो राजनीति में आने के बाद अगर वो घर पे डरता है इसलिए है क्योंकि अगर वो उसके घर में पता चल जाएगा अगर कि हमारे नाम पे FIR हुआ है तो घर से भी दबाव बनता है एक तरीके से, तो इसीलिए युवा राजनीति से थोड़ा दूर बढ़ता है। हम अयोध्या में हैं। पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय अयोध्या में है। यहाँ पे क्या छात्र सभा चुनाव हो रहा है कि बंद है? यहाँ पे छात्र सभा चुनाव 2017 के बाद से आज तक नहीं हुआ है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से यहाँ पे छात्र सभा चुनाव बंद हो गया है। यहाँ ही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का बंद है, इसके बाद पंजाब में यूनिवर्सिटियाँ हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबका चुनाव बंद है। क्या आपका छात्र सभा कभी प्रयास किया चुनाव कराने का? हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, हम लोगों ने उस मुद्दे को बनाया, धरना दिया, उसके लिए DM महोदय को पत्र भेजा गया, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को भेजा गया, लेकिन उस तरीके से इंडिया सरकार द्वारा सीटी होगा ठीक, सीधा सरकार को आप नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चालू करिए। बताया समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों पे काम करती है। उनके पूछा पूरा के लिए बंद होगा। मुद्दा कौन सा रहे बता दिया होगा। जैसे कि इस समय क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में मुद्दा? सर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की दुर्दशा हो चुकी है। आप ईरान के युद्ध के बाद आप देख रहे हैं भारत में कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए। हम लोग मेडिकल में हैं, मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। सारी चीज़ों की महंगाई का रेट 20 से 30% इंक्रीज कर दिया गया है। ड्यूटी पेट्रोलियम हर चीज़ में यातायात का बहुत ही अहम रोल होता है। डीजल पेट्रोल पे आपने इस तरीके से कह दिया है कि कहाँ आप कह रहे थे कि आप 60 के पास ले आएंगे डीजल पेट्रोल, आप इस समय डीजल पेट्रोल 100 के पास छू रहा है। इस तरीके से आप देखिए सीधे इन्फ्लेशन ऑफ रेट ऑफ जो महंगाई है, आपका इन्फ्लेशन हुआ है, सीधे 40 से 50% बढ़ गया है। अगले फाइनेंशियल ईयर, यही मार्च फाइनेंशियल ईयर के बाद आप अप्रैल में देखेंगे कि महंगाई कम से कम 20 से 30 बढ़ जाएगी। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा उठाना हम लोगों का गलत है। गैस सिलेंडर का दाम आप देख रहे हैं डेली 40-50-100 रुपये डेली बढ़ रहा है। इस समय अभी जल्दी में 50 रुपये बढ़ गया है। 500 का सिलेंडर आज 1000 के पास पहुंचा है, 1200 के पास पहुंचा है। क्या ये महंगाई नहीं है? क्या आप इसको महंगाई के रूप में नहीं देखेंगे? जनता मूर्ख नहीं है, इस बार इनको जनता लात मार कर भगा देगी, सरकार से इनको बाहर करेगी। क्या आपने कभी, या इस समय सिलेंडर का जो माहौल जो बन रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि सिलेंडर महंगा हो गया है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या आपने कभी किसी गैस एजेंसी पे गए और सिलेंडर के बारे में जानने का प्रयास किए, या आपका छात्र सभा या आपकी पार्टी द्वारा ऐसा कोई विजिट, ऐसा कोई कार्यक्रम किया गया? जी, कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और हम लोग गैस सिलेंडर पर यहाँ की प्रमुख जो बड़ी गैस एजेंसियाँ हैं, 2-3 गैस एजेंसियों पर हम गए, वहाँ पे पूछा, उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस समय भैया पेट्रोलियम विभाग जो भी हम लोगों का जहाँ से आती है गैस, वहाँ पे शॉर्ट है। तो वहाँ शॉर्ट होने का सीधा रीज़न ये आता है कि बाहर से हम लोगों के पास इस समय नहीं आ रहा है। तो ये भी एक महंगाई का। अयोध्या में जो विकास दिखाया जा रहा है, क्या वो जमीन पे है या सिर्फ प्रचार? भैया अब आप अयोध्या में आपने कई बार सुना होगा कि एयरपोर्ट की छत गिर गई थी और रोडें चलती रोडें धंस गई, कई गाड़ियाँ उसमें घुस गई हैं। तो ये एक सीधा ये पेपर पे ही है और ज़मीन पे कोई हकीकत नहीं है इसकी। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है? रोजगार, शिक्षा या सिस्टम? इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ा, तीनों ही कहा जाए तो तीनों ही युवाओं का सबसे बड़ा संकट है। शिक्षा के मामले में आप मान के चलिए, जो भी पढ़ाई करते थे बच्चे,
उनके फीसों को वृद्धि कर दी, उनकी फीस बढ़ा दी गई। प्राइमरी स्कूल आप जहाँ पे हम लोग प्राइमरी शिक्षा लेते थे 1 से लेकर 8 तक की, आप उन स्कूलों को मर्ज करके आपने स्कूलों को कम कर दिया। अब अगर जिसके पास, गरीब के पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, जो बच्चा पढ़ाना चाहता, जो अपना बाप बेट मजदूरी करके अगर पढ़ाना चाहता है, तो आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, एक महीने की फ़ीस 500 से 1000 रुपये के आसपास होती है। तो एक गरीब आदमी जो 100-200 डेली कमा करके अपना पेट पाल रहा है, वो कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को। रोज़गार के मामले में आप कहते हैं मनरेगा करिए, आप चाय पकौड़ा तल के आप रोज़गार करिए। क्या ये रोज़गार है? अगर यही करना है तो हमें फिर क्या करना, पढ़ाई क्या करने के लिए कर रहे हैं? अगर हम पढ़ाई करके और पकौड़ा तल के अगर हम सोच रहे हैं कि अपना जीवन यापन करें, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर आज एक बेरोजगार युवा आपके सामने खड़ा हो तो आप उसे क्या भरोसा देंगे? हम भरोसा देंगे कि हमारी सरकार आने पे उनको उच्च शिक्षा के लिए, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप दिए जाएगी, जैसे कि हम लोग की सरकार ने देने का काम किया है। और उनको अच्छे संस्थानों में जॉब के लिए भी हम लोग की सरकार ने प्रारूप तैयार किया है कि उनको अच्छी शिक्षा के बाद में उनको कहीं ना कहीं उनको जॉब देने का काम करेगी हमारी सरकार। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता है? जी भैया, विपक्ष हमेशा जेन्युइन मुद्दों पे विरोध करता है। जो भी इलीगल मुद्दे होते हैं, जो भी सरकार के मुद्दे इस समय लाए जाते हैं, अभी आपने कुछ दिनों पहले 2-3 साल पहले एक मुद्दा आया था किसानों का, जिसमें उसमें MSP वगैरह का था, जो बॉर्डर पे किसान थे गए हुए थे, वो मुद्दा रहा जो गया था। आपने देखा कि सरकार, किसानों ने लगातार 9 महीने तक आंदोलन किया था, जिसमें भाजपा सरकार का एक मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या भी कर दिया था उसमें। लेकिन इस भारत सरकार ने उस समय भी नहीं कानून को वापस लिया। फिर बाद में 4-5 महीने के बाद इस सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। सरकार बैकफुट पे आई थी जब इसमें विपक्ष के सारी पार्टियां इन्वॉल्व हुई, तब ये इसने अपना कानून वापस लिया था किसान का, जो किसानों के हित में नहीं था। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है जी, तो 100 दिन के अंदर वो क्या बदल देगी? हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद अभी तक फिलहाल ऐसा हम लोगों को बताया गया है कि बताना नहीं है, फिलहाल किसानों के कर्ज को माफ के लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा 100 दिन के अंदर। ये आपको राजनीति में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी राजनीति में आने की कोई खास वजह तो नहीं थी अभी फिलहाल, लेकिन हमने, एक मिनट रुका यार, देखिए हमारे राजनीतिक गुरु हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह पटेल। उन्होंने हमें राजनीति में उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलता हूँ, उन्हीं के थ्रू मैं राजनीति में हूँ। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? डॉक्टर देवेंद्र सिंह पटेल। नेता किसे मानते हैं? अखिलेश यादव। क्या कभी ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं लगा आज तक मुझे। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तब से मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ है कि मुझे पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। एक शब्द में अयोध्या कहा जाए तो अभी तो कुछ खास नहीं है। कोई तो अयोध्या। कोई तो नेता या कार्यकर्ता। सत्ता या संघर्ष? संघर्ष। युवाओं का गुस्सा या उम्मीद? उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम वर्मा जी। चालू है और कुछ खास मुद्दा? पीडीए? हाँ, अब भाई हमारे, अच्छा पीडीए भाई साहब है क्या चल रहा? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम वर्मा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपनी बातों को जिस बेबाक अंदाज में आपने रखा। क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मुझे इनकी पुलिस से मुझे डर नहीं लगता है कि हमें जेल भेज देंगे या कुछ करेंगे हमारे साथ, हमें कोई डर नहीं लगता। अपनी बातों को बेताबी सूरज ज़्यादा